जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने जो प्रीवियस लेक्चर पे देखा था किस तरह से जो राजपूत हैं उनकी उत्पत्ति होती है और किस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं वो हमने देखी है। और वैसे ही हमने एक धारणा देखी थी जहां पर हमने ये देखा कि जो राजपूत का जो उद्गम हुआ है वो प्रतिहारों से हुआ है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास है वो हम देखेंगे कि प्रतिहारों के बारे में। ठीक है, तो आप स्लाइड पे देख पा रहे होंगे। देखिए, यहाँ पर हम जानते हैं कि हम इतिहास में अगर देखें कि 647 ईडी पे, यानी कि ईसा के जन्म के बाद 647 जो हर्षवर्धन है, जो वर्धन वंश के हैं हर्षवर्धन, उनकी मृत्यु हो जाती है। और कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर जब भी जो मुख्य साम्राज्य होता है, जब उसका विघटन होता है, तब तत्पश्चात क्या होता है, जो छोटे साम्राज्य होते हैं वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। तो यही सिद्धांत हमें यहाँ पर भी दिखेगा। क्या दिखेगा कि हर्षवर्धन, जिनकी जो मृत्यु होती है 647 ईसा के बाद होती है, और कहीं ना कहीं उसके पश्चात हमें दिखता है तीन जो साम्राज्य हैं उनका उदय होता है। एक है आपका पाल वंश, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। अब मैं पाल साम्राज्य बोलूं या पाल वंश बोलूं, एक ही बात है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, वंशों के नाम पे साम्राज्य हुआ करते थे, राइट। तो यहां पर हम देखेंगे पूर्व की तरफ आपको दिखता है पाल वंश, और आपको उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है यहां पर आपको दिखता है गुर्जर प्रतिहार या प्रतिहार वंश, और यहां पर आपको दिखता है जो दक्कन का पठार है, वहां पर आपको दिखता है राष्ट्रकूट वंश। और ये तीनों वंश समकालीन थे और ये आपस में काफी क्षेत्रों के लिए लड़ते रहते थे। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मैं इस प्रतिहार वंश की बात करूं तो यहाँ पर आपका मालवा का पठार है और ये गुजरात है। तो इस मालवे के पठार और ये गुजरात के लिए लड़ते रहते थे कौन, प्रतिहार और ये राष्ट्रकूट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि कन्नौज है, यहाँ पर कन्नौज है, यहाँ पर कन्नौज है, ये आपको दिख रहा है। तो कन्नौज के लिए भी लड़ाई होती है प्रतिहारों और पालों के बीच। यानी कि ये तीनों जो मैंने आपको बताया, जो प्रतिहार हैं, पाल हैं और जो राष्ट्रकूट हैं, ये तीनों आपस में लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। अब देखिए, हम जो ये पढ़ रहे हैं, यानी कि मेरा जो लेक्चर आपके समक्ष आ रहा है वो राजस्थान के लिए आ रहा है, इसीलिए ज़्यादा जो तवज्जो, प्राथमिकता हम देंगे वो किसको देंगे, हम प्रतिहारों को देंगे। क्योंकि क्षेत्र में आप समझ रहे होंगे, अगर मैं क्षेत्र में देखूं तो आप समझ गए होंगे ये हमारा राजस्थान का भाग है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, किसका शासन दिख रहा है, गुर्जर प्रतिहारों का, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। और आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो गुर्जर प्रतिहारों के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहां पर आपको दो स्थान दिखेंगे। एक है आपका भिनमल, भिनमल, और एक है आपका कन्नौज। ये दोनों नाम इसलिए कह रहा हूं, जब हमें दिखेगा कि जो प्रतिहार जब वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं, यानी कि जब वो एक साम्राज्य बन जाते हैं, तो उनकी जो राजधानी होगी वो भिनमल हमें दिखेगी पहले चरण में, और उसके पश्चात हमें दिखता है जो प्रतिहारों की जो राजधानी बनती है वो कन्नौज बनती है। ठीक है, तो बाद में कौन सी बनती है, कन्नौज। तो ज्यादातर हम मुख्यतः जो प्रतिहारों को पढ़ते हैं वो दो चरणों में बनते हैं इस राजधानी के आधार पे, यानी कि पहली कौन सी है, भिनमल, दूसरी कौन सी है, कन्नौज। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि हमें दिख रहा है कि मंडौर की बात की गई है। यहां पर है प्रतिहार कहां के, मंडौर के। अब सबसे पहले हमें देखना है ये मंडौर कहां पर है। देखिए, मंडौर जो है आपका, अगर मैं जोधपुर की बात करूं, जो जोधपुर शहर है उसके अगर मैं उत्तर में जाऊं लगभग 9 किलोमीटर, तो वहां पर मुझे एक स्थान दिखता है, वो है मंडौर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो आइए शुरू करते हैं। एक मंडौर क्या था, एक प्राचीन शहर हुआ करता था। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर इस शहर में किसका कब्जा था, वो थे प्रतिहारों का। और प्रतिहार कौन से, ये मांडवपुर के। देखिए, उस समय क्या था, मैंने कहा था प्रतिहार जो है, जब ये इतने बड़े बड़े साम्राज्य बने, जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु जो होती है वो 647 ईसा के बाद होती है, 647 647 ईडी में होती है किसकी, हर्षवर्धन की मृत्यु। उसके बाद हमें दिखता है कुछ समय बाद, यानी कि अगर मैं 700 से लेके 1100 के मध्य की बात करूं, ठीक है, 700 एडी से लेके 1100 एडी के मध्य की बात करूं, तो मुझे ये दिखता है बड़े बड़े साम्राज्य, तीन बड़े बड़े साम्राज्य दिखते हैं। वो मैंने आपको बताया है, एक प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट। तो देखिए, बड़े बड़े कैसे हैं, जैसे यहां पर मानते हैं एक क्षेत्र है, ठीक है, जो प्रतिहारों के कब्जे में है। यहां पर भी दूसरा क्षेत्र है जो प्रतिहारों के कब्जे में है, और यहां पर भी एक क्षेत्र है जो प्रतिहारों के कब्जे में है। और बाद में हमें देखा ये सब एक हो गए हैं, इसीलिए एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है।
ठीक है, एक बड़ा साम्राज्य बन जाता है। तो यहीं से शुरुआत होती है। इसीलिए अभी हम देख रहे हैं एक ये इसको मैं एक इकाई मान सकता हूं, ठीक है, इकाई यूनिट वाइज मान सकता हूं। इसीलिए अभी मैं बोल रहा हूं जो मंडोर के प्रतिहार है, मंडोर के जो प्रतिहार है। तो मंडोर कहाँ है आपका? मंडोर है आपका, मैंने अभी बताया आपको कि आपका जो जोधपुर है उससे 9 किलोमीटर उत्तरी दिशा की तरफ, ठीक है। तो ये प्राचीन शहर था, किसका था? प्रतिहारों का। प्रतिहार कौन से वाले? मांडवपुर वाले, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में मतलब मंडोर पे इन्होंने जो शासन किया है वो 6वीं शताब्दी के आसपास किया है, 6वीं शताब्दी के आसपास किया। ये 6वीं से यहाँ क्या मतलब है? 600 AD ईसा के बाद की बात की जा रही है, ठीक है। अब जो ये वंश है, जो प्रतिहार वंश है, इसको उत्पन्न होने में 2 अभिलेख हमें मिलते हैं। अभिलेख होता है ना जहां लिखा हुआ होता है, तो 2 अभिलेख या शिलालेख हमें मिलते हैं। वो शिलालेख कहां पर मिलता है? एक मिलता है कहां का शिलालेख? एक हमें मिलता है बलुका का, माफ कीजिएगा, बौका का शिलालेख। ये बौका का शिलालेख कहां है? जोधपुर में, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। बौका का शिलालेख मिलता है, ये तारीख को आप छोड़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ये जो बौका का शिलालेख है ये किसके बारे में बताता है? ये हमें मांडवपुरा के जो प्रतिहार थे उनके बारे में बताता है, राइट। आगे हम देखेंगे, एक है आपका घंटियाला। ये घंटियाला एक ग्राम है, एक गांव है, ठीक है। और ये भी जोधपुर के पास ही है, एक गांव है छोटा सा। वहां पर जो कक्कू का एक शासक हुआ करता था, उसका एक शिलालेख हमें मिलता है। तो वहां पर भी हमें ये पता चलता है इन प्रतिहारों का। और ये प्रतिहार कौन से? मांडवपुर वाले। तो देखिए एग्जाम वाइज आपने क्या याद रखना है, आपसे ये पूछा जाता है ज्यादातर कि आपसे जो ये शिलालेख होते हैं, ठीक है, जैसे वो पूछ सकता है बौका का शिलालेख किसको दर्शाता है? प्रतिहारों को दर्शाता है, ठीक है। और अगर ज्यादा ही वो अंदर घुसता है तो आपसे पूछ सकता है प्रतिहार कौन से? मांडवपुरा वाले, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि इतना मांडवपुरा तो नहीं पूछेगा, बस ये जरूर पूछ सकता है किससे संबंध रखता है, पाल से संबंध रखता है, राष्ट्रकूट से संबंध रखता है, या प्रतिहारों से। तो आपने कहना है प्रतिहारों से, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, और वैसे ही आपका घंटियाला या इसको घटियाला, ठीक है, घटियाल का जो शिलालेख मिलता है वो किससे संबंधित है? वो भी प्रतिहारों से संबंधित है, राइट। और जो घटियाल का जो शिलालेख मिला है वो किस शासक से संबंधित है? कक्कुका से, ठीक है। किससे? कक्कुका से, राइट। ये भी आपने याद रखना है। आगे देखते हैं, अब हम बात करेंगे राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार। अब नाम से पता चल गया होगा, जो राजा हरिश्चंद्र प्रतिहार है ये कहीं ना कहीं इस वंश यानी कि जो प्रतिहार वंश है उसका इसको जनक माना जाता है। देखिए एक शासक ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं उस वंश से ताल्लुक रखता है, परंतु ऐसा शासक जो उस वंश को फैलाता है उसी को हम एक वास्तविक शासक मानते हैं जो फैलाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि यहां पर बात की है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, जो एक प्रतिहार का शासक है। इसके 4 पुत्र हैं, ठीक है। एक है भोगभट्ट, एक है कक्का, रज्जिला और डड्डा, ठीक है। ये इसके 4 पुत्र हैं, किसके? हरिश्चंद्र के, राजा हरिश्चंद्र। अब देखिए एक है शासक नागभट्ट। नागभट्ट क्या है? चौथा आएगा, मतलब जैसे हरिश्चंद्र के बाद कोई शासक बना होगा, उसके बाद एक और बना होगा, उसके बाद एक और, इस तरह से जो चौथा आता है वो आता है नागभट्ट प्रथम, ठीक है। क्योंकि नागभट्ट द्वितीय भी आएगा, परंतु यहां पर हमें क्या देखना है कि जो राजा हरिश्चंद्र के बाद आएगा वो कौन आएगा? चौथा जो आएगा वो आएगा नागभट्ट प्रथम, ठीक है, या केवल नागभट्ट। आगे देखते हैं, जो हरिश्चंद्र है, माफ कीजिएगा, जो नागभट्ट है, नागभट्ट क्या करेगा? जो इनकी राजधानी है, जो मांडवपुरा में हुआ करती थी, जो हमने अभी पहले देखा था मांडवपुरा, ये वाला, ठीक है, मंडोर में रहते थे ये लोग, ठीक है, इसीलिए यहां पर मांडवपुरा इनकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। तो जो नागभट्ट है वो क्या करेगा कि जो राजधानी है जो मांडवपुरा में हुआ करती थी उसको कहां ले जाएगा? उसको ले जाएगा मेदांतक में, मेदांतक, और ये मेड़ता में है, ठीक है, मेड़ता में ले जाएगा, ठीक है। और आपको आपके एग्जाम वाइज ये बहुत महत्वपूर्ण होता है जब कोई शासक राजधानी का स्थानांतरण करता है, यानी कि एक राजधानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर आपने क्या देखना है कि जो ये राजधानी को ट्रांसफर किया जा रहा है, स्थानांतरण किया जा रहा है, वो किया जा रहा है नागभट्ट प्रथम के द्वारा। और कहां से कहां किया जा रहा है? मांडवपुर से कहां किया जा रहा है? मेदांतक में, जो आजकल आपका मेड़ता जो जगह है राजस्थान में, वहां,
ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहां पर से ये भी याद रखिएगा, हरिश्चंद्र जब शासन में था, राजा हरिश्चंद्र जब शासन में था, तब राजधानी क्या थी? तब राजधानी थी मांडवपुर। और जब नागभट्ट प्रथम शासन में आया तो राजधानी क्या बनी है? मेरथा या मिंडांटक। ठीक है, क्योंकि मिंडांटक प्राचीन नाम है, आज का क्या नाम है? मेरथा। आगे देखते हैं। अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा एक रोडोल्फ हॉर्नले हैं, एक बैजनाथ पुरी जी हैं, एक आरसी मजुमदार हैं। जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, इसमें कुछ सारे के सारे ये एक रिसर्चर है, एक इतिहासकार हैं, कुछ फॉरेनर्स हैं और कुछ भारतीय हैं। मतलब यहाँ पर ये बता रखा है कि जो प्रतिहारों का जो उद्गम है या प्रतिहारों की जो एक वंशावली है, इन सभी ने अलग अलग मत दे रखे हैं। ठीक है, तो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर अगर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं आपके समक्ष ये क्यों लाया? इसलिए लाया क्योंकि देखिए ऐसा होता है, जब हम इतिहास को पढ़ते हैं तो उसमें सटीकता, यानी कि उसमें 100%, 100% सटीकता नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए कभी कभी हमें एक भिन्नताएं दिखती हैं। इसीलिए आपने कभी भी इतिहास में किसी पे भी इस आधार पर बहस नहीं करनी चाहिए कि ये उत्तर तो इसका नहीं था। एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं, जैसे हमेशा मैंने बोला है कि जैसे अगर आप राजे विहिर की किताब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि वास्को ड गामा के साथ कौन गया था? अब्दुल माजिद। परंतु वहीं पर हम सतीश चंद्र को देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है कि वास्को ड गामा के साथ कौन गया था? इब्न माजिद। तो एक कहता अब्दुल माजिद, एक कहता इब्न माजिद, और दोनों ही जो राइटर हैं, लेखक हैं, वो अपने अपने क्षेत्र में प्रख्यात हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये लाया हूं। तो यहां पर अलग अलग टिप्पणी हमें मिलती है। ठीक है, इसीलिए कि गुर्जर की, माफ कीजिएगा, प्रतिहारों की उत्पत्ति कैसे हुई है, इनको गुर्जर क्यों कहते हैं? कोई कहता है गुर्जर स्थान था, कोई कहता है गुर्जर एक जाटों की तरह थे, मतलब वो मवेशियों को पालते थे, खेती करते थे और हथियार चलाना भी जानते थे, जैसे सिख होते हैं ना। तो इस तरह से गुर्जर एक कौम थी, वहीं से हमारे क्या निकले? प्रतिहार निकले आगे चलकर। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग धारणाएं हैं। तो ये बात मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे कि कुछ बातें हमें जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो ये समझना बहुत जरूरी है। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो स्टोरी आपकी देखिए क्या है कि जब गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य का विघटन होने लगता है, ठीक है, उसके पश्चात क्या होता है कि एक शाखा होती है प्रतिहारों की, यानी कि जो प्रतिहारों का जो साम्राज्य है, जब उसका विघटन होना शुरू हो गया तो उसकी एक शाखा है, वो कहीं ना कहीं मंडौर में शासन करने लगेगी। और मंडौर मैंने अभी आपको बताया था, ये आपके जोधपुर के जो उत्तरी हिस्सा है, यानी कि आप जोधपुर ही समझ लीजिए, जोधपुर में स्थित है। ठीक है, मंडौर। और अगर बात करें 1395 सीई की, सीई मतलब कॉमन एरा, यानी कि ईसा के जन्म के पश्चात वाली बात है ये। यहां पर इनकी एक माफ कीजिएगा, एक राजकुमारी है जिसकी शादी की जाती है राव चुंडा के साथ। किसके साथ? राव चुंडा के साथ, यानी कि प्रतिहार के वंश की एक राजकुमारी है जिसका विवाह किया जाता है किसके साथ? राव चुंडा के द्वारा। और ये एक राठौर वंश के हैं। अब ये राठौर वंश के बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम देखेंगे गहडवाल को हम पढ़ेंगे जब, ठीक है, एक गहडवाल राजपूत लोग थे, उन्हीं को हम राठौर भी कहते हैं। ठीक है, वो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे आपने जयचंद के बारे में सुना होगा, यानी कि जयचंद कौन है? जो ससुर है पृथ्वीराज चौहान जी के जो ससुर हुए थे जयचंद्र, वो एक गहडवाल या राठौर वंश के थे। ठीक है, हालांकि वो स्टोरी आगे आने वाली है, फिर भी अभी इतना देखेंगे कि जो शादी किसकी हो रही है? प्रतिहार की जो राजकुमारी है उनकी शादी हो रही है जो राठौर या गहडवाल वंश के हैं, राव चुंडा के साथ। और यहां पर क्या होता है, जो राव चुंडा साहब हैं, इनको दहेज में मिलता है जूनागढ़ का किला। ठीक है, क्या मिलता है? जूनागढ़ का किला। किसे मिलता है? ये मिलता है राव चुंडा को। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे ये जूनागढ़ का जब इन्हें किला मिलता है जो कि मंडौर में है, तो यहां पर राव चुंडा क्या करते हैं, जो एक राठौर वंश के हैं, ये अपनी राजधानी अब इसी को बना लेते हैं। किसको? जो आपका जूनागढ़ का किला है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और यहां पर हम देखेंगे ये जो जूनागढ़ का किला जो है, ये राजधानी तब तक बना रहेगा जब तक राव जोधा ना आ जाए। राव जोधा, यानी कि राव चुंडा के बाद जो राठौर वंश में जो अगले शासक आते हैं, अब वो अगले हैं या अगले के अगले हैं, वो हमें पता नहीं चल पाता है, परंतु ये जरूर पता चलता है कि राव चुंडा के बाद जो अगले शासक आते हैं वो आते हैं राव जोधा।
ठीक है। और ये क्या करते हैं, राजधानी को कहीं ना कहीं कहाँ ले जाते हैं, जोधपुर में, ठीक है। देखिए जोधपुर से ही 9 किलोमीटर दूरी पे ये है आपका जूनागढ़ वाला किला, ठीक है। और कहीं ना कहीं फिर ये जोधपुर के थोड़ा दक्षिण की तरफ राजधानी ले आते हैं, कौन, आपके राव जोधा, ठीक है। तो यानी कि जोधपुर शहर जो है उसमें जो राजधानी हमें दिखती है राठौर वंश के या गढ़वाल जो राजपूत थे, वो किसके द्वारा बनाया गया है, राव जोधा। ये बात आपने याद रखना है। और ये भी याद रखना है, प्रतिहार की जो राजकुमारी थी उसकी शादी किससे हुई थी, राव चुंडा से। और जिसको दहेज में क्या मिला था, एक किला मिला था, जूनागढ़ का किला। तो एग्जाम वाइज देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, राइट। आगे देखते हैं, अब हम देखेंगे जो भिनमल के प्रतिहार है, ठीक है। और आप जानते हैं ये जलोढ़ है, और जलोढ़ कहां पड़ता है, राजस्थान में। तो यहीं पर हम भिनमल कहां पर है आपका, जलोढ़ में है, ठीक है, इसीलिए याद रखना। और इसको ग्रेनाइट सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रेनाइट, ठीक है। जो आपकी पेंसिल होती है, पेंसिल की जो निब होती है वो किसकी बनी होती है, ग्रेनाइट की बनी होती है, ठीक है। तो ग्रेनाइट सिटी ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, जलोढ़ को। और जो कहीं ना कहीं एक समय प्रतिहारों की राजधानी भी बनी है, ठीक है। यानी कि जब प्रतिहार साम्राज्य में परिवर्तित हो चुके हैं, प्रतिहार जब साम्राज्य में बदल चुके हैं, तब उनकी पहली जो राजधानी होती है वो भिनमल होती है। क्या होती है, भिनमल। क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा उनकी राजधानी है, परंतु हमने जो प्रतिहारों को पढ़ा है एक छोटे छोटे क्षेत्र के हिसाब से पढ़ा है, ठीक है, छोटे छोटे क्षेत्रों के हिसाब से। अगर वो छोटे छोटे क्षेत्रों में है तो उनकी खुद की भी राजधानी होती होगी, परंतु जब एक प्रतिहार पूरा साम्राज्य बन गया तो उसकी पहली राजधानी है भिनमल, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। आइए देखते हैं जो भिनमल के जितने भी भिनमल के जो अपने प्रतिहार स्थापित हुए थे, तो ये सबसे शक्तिशाली माने जाते हैं। जितनी भी शाखाएं थी प्रतिहारों की, सबसे शक्तिशाली यही थे, ठीक है, भिनमल के प्रतिहार। इसीलिए इनका दबदबा रहा, यानी कि सबसे ऊपर यही रहे, ये जो साम्राज्य स्थापित हुआ, ठीक है। और ये जो शाखा स्थापित हुई थी भिनमल में, जो एक भिनमल की राजधानी भी बनाया गया इसको, ये किसके अंतर्गत हुई है, ये हुई है आपके व्याघ्रमुख के, माफ कीजिएगा, इनका जो नाम है वो है व्याघ्रमुख, व्याघ्रमुख। क्योंकि संस्कृत से ये नाम आए होते हैं तो थोड़े से बोलते समय दिक्कत हो जाती है, परंतु याद रखिएगा जो व्याघ्रमुख है, इन्हीं ने कहीं ना कहीं जो भिनमल के, जो भिनमल शाखा है, वहां पर प्रतिहारों को स्थापित किया। किसने, ये व्याघ्रमुख ने, ठीक है। अब जो गुर्जर जो वंश है, वो जो यहां भिनमल में स्थापित हुआ है, उसको एक नाम से और जाना जाता था, चपास। किस नाम से, चपास। असल में चपास भी एक संस्कृत शब्द है, जिसका पूरा अर्थ, पूरा जो शब्द है ये है चपोत्कृष्ट, चपोत्कृष्ट। तो इसको हम क्या कहते हैं, चपास भी कहते हैं। ये एक संस्कृत शब्द चपोत्कृष्ट से निकला है, ठीक है। तो मोटा मोटा आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि जो भिनमल के प्रतिहार थे वो सबसे शक्तिशाली थे प्रतिहारों में, क्योंकि प्रतिहारों की और भी शाखाएं थी। और यहाँ पर जो भिनमल में जो ये शाखा स्थापित की है वो व्यक्ति है आपका व्याघ्रमुख, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और चपास भी बोला जाता है इनको, ठीक है, चपास। तो चपास किससे बोला जाता है, वो वाले प्रतिहार जो भिनमल शाखा के हैं, यानी कि भिनमल जिन्होंने अपनी राजधानी बनाई है, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने। अब हमें एक ह्योंगसांग साहब हैं, जो एक जो तिब्बत से आए हुए थे, जो एक रिसर्चर थे, ठीक है। उनके रिकॉर्ड से हमें क्या पता चलता है कि जो व्याघ्रमुख है, इनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त, ठीक है। और ब्रह्मगुप्त का इतिहास में काफी नाम है। क्यों, क्योंकि ये एक बहुत प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे ये, ठीक है। खगोल शास्त्री यानी कि एस्ट्रोनॉमर, और गणितज्ञ मतलब मैथमेटिशियन थे ये, ठीक है। कौन, ब्रह्मगुप्त। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा कि ब्रह्मगुप्त जो हैं वो किसके दरबार में थे। तो इसका जो उत्तर आप देंगे वो कहेंगे प्रतिहार के शासक जो एक भिनमल शाखा के थे, जिनका नाम था व्याघ्रमुख, ठीक है। इनके दरबार में कौन थे, आपके ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ये काफी क्या थे, खगोल शास्त्री थे, और ये कहीं ना कहीं एक गणितज्ञ भी थे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। और भिनमल आजकल के हिसाब से कहाँ है, जलोढ़। आगे देखते हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ जो भिनमल शाखा थी गुर्जर प्रतिहारों की, जो सबसे शक्तिशाली शाखा थी, उसके कौन कौन प्रमुख
शासक हैं उनको देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नागभट्ट प्रथम, जैसे कि अभी मैंने एक नाम, इसका नाम पहले भी आपको बताया था, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, तो ये है, इनके बारे में देख लेते हैं। ये ही इनके बारे में कहा जा रहा है कि जो भिनमल की शाखा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं ने ढूंढी। अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा था कि जो भिनमल है वो कहीं ना कहीं व्यग्रमुख के द्वारा स्थापित हुआ है। बिल्कुल स्थापित हुआ है, परंतु मैंने अभी बताया आपको, एक स्थापित करना और उस स्थापित जगह को अच्छी तरह मजबूत करना और उसको फैलाना, वो अलग होता है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूं, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं आधुनिक भारत में जाऊं और मैं पुर्तगालियों की बात करूं, तो पुर्तगाली जब आए थे तो उनके, जब वो अपनी सेना लाने लगे, तो वहां पर उनके जो गवर्नर जनरल हैं या जो उनको वाइसरॉय कहते थे वो आने लगे। तो पहला आया आपका फ्रांसिस्को डे अल्मीडा, दूसरा आया अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू। तो पहला जो आया था उसको वास्तविक स्थापक नहीं कहा जाता है, फ्रांसिस्को डे अल्मीडा को नहीं बोला जाता है। अल्फोंसो डे अल्बुकर्कू जो बाद में आया था उसको बोला जाता है कि उसने पुर्तगाली जो थे या पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको वास्तविकता में स्थापित किया, यानी कि जो दूसरा आया था। इसीलिए यहां पर आप देखोगे, यहां पर वही उदाहरण यहां पर लगता है कि जो राजा नागभट्ट प्रथम आया, बाद में आया ना, परंतु इसने क्या करा, इस वंश को इस भिनमल में अच्छी तरह स्थापित किया और उसको फैलाया भी। इसीलिए इसको कहा जाता है कि कहीं ना कहीं जो भिनमल को किसी ने अच्छी तरह स्थापित किया है तो वो कौन था, नागभट्ट प्रथम। ठीक है, अब मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इसने कहीं ना कहीं एक गठबंधन बनाया। ठीक है, एक गठबंधन बनाया, 3 लोगों के साथ इसने गठबंधन बनाया। किसने, नागभट्ट प्रथम ने। और ये गठबंधन के द्वारा इसने जो अरब व्यापारी थे जो भारत में प्रवेश कर रहे थे जबरदस्ती, तो उनको रोका। ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे ये जो नागभट्ट प्रथम ने 2 लोगों के साथ गठबंधन किया है, वो 2 लोग कौन है, एक है जयसिम्हा और दूसरा है बप्पा रावल। कल बप्पा रावल के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, हल्का सा हिंट मैं दे रहा हूँ। मेवाड़ इससे बप्पा रावल से जुड़ा हुआ है कुछ, तो आप कल प्रीवियस जो मैंने लेक्चर दिया था उसमें एक बार रिसर्च करेंगे, राइट। तो इन 3 लोगों के साथ, यानी कि 3 लोगों ने मिलकर क्या करा, जो अरब व्यापारी थे जो जबरदस्ती भारत में घुस रहे थे उनको रोका। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। और इसके बाद एक और हमें शासक दिखता है जिसका नाम है राजा यशोवर्धन प्रतिहार। हालांकि इनके बारे में हमें ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे राजा वत्सराज। ठीक है, राजा वत्सराज। ये जो राजा वत्सराज है ये पहले प्रतिहार के शासक थे जिन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया। एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रतिहारों की जो राजधानियां हमें दिखती हैं वो काफी दिखती हैं, परंतु जब प्रतिहार एक बहुत बड़ा साम्राज्य बन जाता है, बहुत बड़ा, ठीक है, जिसमें असली जो शासक होते हैं वो आपके भिनमल वाले होते हैं। ठीक है, जो भिनमल शाखा है उसके जो शासक हैं, प्रतिहार जो हैं, कौन से वाले, भिनमल वाले, वो कहीं ना कहीं एक मुखिया का काम करते हैं। तो भिनमल एक राजधानी होती है, उसके पश्चात मैंने आपको बताया था जो राजधानी जो बदलेगी वो जाएगी कहाँ को, कन्नौज की तरफ। ठीक है, तो उस समय ये माना जाता था, जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग 7वीं से लेके 10 जो ईसा के बाद वाला समय है, जो 7th सेंचुरी से लेके 10th सेंचुरी के जो मध्य का समय है, उस समय कहा जाता था कि जो कन्नौज पे कब्जा कर लेगा, ये माना जाएगा उसने उत्तरी भारत पे कब्जा कर लिया है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। इसीलिए आपको दिखेगा कि जो राजा वत्सराज है उसने क्या करा, ये पहला शासक बना जिसने कन्नौज पे कब्जा किया। इसने धर्मपाल को हराया, और धर्मपाल कहाँ का शासक था, गौड़ का। गौड़ एक प्राचीन नाम है किसका, बंगाल का। हालांकि बंगाल में आज भी आपको गौड़ करके एक शहर दिखता है, परंतु अगर मैं इस समय की बात करूं, यानी कि 7वीं शताब्दी के आसपास की बात करूं, तो यहां पर हमें दिखता है जो बंगाल प्रांत है उसको गौड़ कहा जाता था ज्यादा, क्योंकि गौड़ इसकी राजधानी हुआ करता था। और जो पाल वंश है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, प्रतिहारों के समकालीन आपके पाल वंश भी हैं, तो पाल वंश की राजधानी हुआ करता था गौड़। ठीक है, और यहाँ पर एक शासक था इनका धर्मपाल। ठीक है, अब धर्मपाल के बारे में भी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सुना होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय
जो है उसको स्थापित किया था कुमारगुप्त वन ने, कुमारगुप्त प्रथम ने। ठीक है, तो याद रखिएगा नालंदा को जो बनाया है वो बनाया है आपके कुमारगुप्त वन ने, परंतु काफी तबाह हो चुका था, तबाह कर दिया गया था उसे। जो पुनः निर्मित किया गया वो यही धर्मपाल जी द्वारा किया गया, जो एक पाल वंश के शासक थे, और इन्हीं ने लगभग 200 गांव दे दिए थे इस नालंदा विश्वविद्यालय की देखरेख के लिए। और धर्मपाल जी के बारे में एक बात और याद रखिएगा कि इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया भी है एक, वो है आपका विक्रमशिला। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो बनाया है कुमारगुप्त प्रथम ने, और जो विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है वो बनाया है आपके धर्मपाल ने। ठीक है, तो वही ये धर्मपाल है। तो यहाँ से याद रखना है, जो राजा वत्सराज हैं, जो प्रतिहार के शासक हैं, इन्होंने किसको हराया है, धर्मपाल को। धर्मपाल कहाँ के शासक हैं, पाल वंश के। और पाल वंश की राजधानी क्या हुआ करती थी, गौड़। गौड़ पुराना नाम है किसका, बंगाल का, जिसे आप बंगाल कहते हैं, राइट। परंतु जो राजा वत्सराज हैं उनको हार का भी सामना करना पड़ा, और उनको हराया किसने, ध्रुव ने। और ये ध्रुव किस वंश का शासक था, ये था राष्ट्रकूट। ठीक है, राष्ट्रकूट का शासक है ध्रुव, उसने हराया किसे, वत्सराज को। और जो आपके वत्सराज हैं इन्होंने किसको हराया है, धर्मपाल को। अब मैं इसमें इतना जोर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आपको इससे काफी प्रश्न मिलते हैं। आपसे यहाँ पर इस विषय से ये प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, किसने किसको हराया है। ठीक है, तो यहाँ से फिर वत्सराज ने किसको हराया है, धर्मपाल को, परंतु वत्सराज को किसने हराया है, वो हराया है ध्रुव ने। ठीक है, और ध्रुव कहाँ से आया है, राष्ट्रकूट। ठीक है, जो आपको पता ही है, जो नीचे का आपका ढक्कन का पठार है वहां से आया है। ठीक है, यानी कि दक्षिण से आया। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर है नागभट्ट द्वितीय। याद रखिएगा, पहला वाला जो मैंने कहा था, जो अरब व्यापारी थे उनको रोकने में जो सक्षम थे वो थे नागभट्ट प्रथम। अब हम बात कर रहे हैं नागभट्ट द्वितीय की। ठीक है, और ये भी बात याद रखनी है कि नागभट्ट प्रथम के बाद ही नागभट्ट द्वितीय नहीं आए थे, बीच में काफी शासक आए थे। उसके पश्चात कौन आया था, नागभट्ट द्वितीय। अब देखेंगे, अब यहाँ पर, अब देखिए, आप कहेंगे सर यहाँ पर देखिए, अभी आपने कहा कि सर वत्सराज ने कन्नौज पे कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर फिर हम पढ़ रहे हैं, जब हम नागभट्ट द्वितीय को देख रहे हैं तो हम कह रहे हैं कि इसने कन्नौज पे फतह पा ली थी। ये क्या बात हो रही, देखिए हो क्या रहा था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि पाल वंश, प्रतिहार वंश और राष्ट्रकूट वंश आपस में लड़ रहे थे। और ज्यादातर अगर मैं बोलूं आपको, तो पाल वंश और जो प्रतिहार वंश था ये कन्नौज के लिए बहुत लड़ रहा था। तो कभी कन्नौज जो है वो पाल के पास चला जा रहा था, कभी कन्नौज प्रतिहारों के पास चला जा रहा था। इसीलिए ज्यादातर ये कन्नौज के लिए ही लड़ते थे ज्यादा। इसीलिए हमें क्या दिख रहा है कि हो सकता है बीच में जो शासक आए थे प्रतिहारों के, वो कहीं ना कहीं हार गए हों, किससे, पालों से, और कन्नौज कहाँ चला गया, फिर पालों के पास। फिर हमें ये दिखेगा कि जो नागभट्ट द्वितीय है उन्होंने फिर योजना बनाई और कन्नौज पे दोबारा से जीत हासिल कर ली, राइट। तो ये इसका एक उत्तर है, राइट। अब यहां पर हम देखेंगे नागभट्ट द्वितीय किससे हारा, ये हारा गोविंद प्रथम से। और गोविंद प्रथम कौन थे, ये आपके राष्ट्रकूट शासक थे। ठीक है, और यहां पर हम देखेंगे जो नागभट्ट द्वितीय है इसने किसको हराया, धर्मपाल को हराया। ठीक है, धर्मपाल कौन है, जो मैंने अभी आपको बताया, जो विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में जब मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसने जो नागभट्ट द्वितीय है उसने धर्मपाल को हराया है। चक्र युद्ध को हराया है किसमें, मुदगागिरी के युद्ध में। मुदगागिरी का जो युद्ध हुआ था उसमें जो नागभट्ट द्वितीय है उसने किस किस को हरा रखा है, धर्मपाल को और चक्र युद्ध को। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब आप देख रहे होंगे मिहिर भोज। ठीक है, तो देखिए अब मिहिर भोज का भी काफी इतिहास में नाम दर्ज है, क्योंकि अभी ही कुछ समय पहले भी ये न्यूज में थे। ठीक है, कुछ इनकी मूर्ति को शायद तोड़ा गया था, तो उस सिलसिले में ये न्यूज में आ गया था मिहिर भोज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो याद रखिए भोज जो है असल में इनका नाम भोज हुआ करता था। अब इनको मिहिर भोज इसलिए भी कहा गया है क्योंकि एक तो उपाधि ली है, ऊपर से हमें दिखता है जब मैं आपको उज्जैन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो उज्जैन के परमार थे, ठीक है, जो उज्जैन में जिन्होंने शासन किया परमार वंश ने,
वहां पर भी हमें भोज दिखता है। इसीलिए दोनों भोज ना हो जाए, इसीलिए हम जो प्रतिहार के भोज हैं उनको मिहिर भोज के नाम से हम ज्यादा जानते हैं या प्रसिद्ध है। ठीक है, जिससे कि एक अंतर निकल आए। भोज कौन से? परमार के जो वंशज थे, जो कहीं ना कहीं मालवा वाले क्षेत्र में जो शासन करते थे। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे मिहिर भोज। मिहिर भोज से आप समझ जाएंगे हम किसकी? प्रतिहारों की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे मिहिर भोज के समय पे, ठीक है, कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि जो प्रतिहार का जो साम्राज्य था वो काफी फैला, काफी इसका नाम हुआ। ठीक है, मिहिर भोज ने देवपाल को भी हराया है। ठीक है, अब यहां से हमें देखो पहले क्या पता चल रहा है कि मिहिर भोज जो है वो किसके समकालीन है? देवपाल के। देवपाल कौन थे? ये देवपाल आपके पाल वंश के थे। देखिए, पाल वंश में कहा जाता है जो स्थापना हुई है गोपाल के द्वारा हुई है। गोपाल के जो पुत्र थे वो धर्मपाल थे, और धर्मपाल के जो पुत्र थे वो देवपाल थे। ठीक है, एक बार फिर गोपाल, गोपाल के बाद धर्मपाल, फिर देवपाल, और देवपाल को हराने वाले कौन है? मिहिर भोज। राइट। अब यहां पर हम देखेंगे एक अरब का यात्री था, मतलब एक तरह का स्कॉलर था, वो लिखता रहता था, खोज करता रहता था। तो वो जब भारत आया, इसका नाम सुलेमान था। ठीक है, वो कहीं ना कहीं 9वीं शताब्दी के आसपास भारत पहुंचा। और जब वो, अब देखिए, अरब से अगर कोई आएगा, अगर वो पैदल चलते हुए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो भारत के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में पहले आएगा, और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में जो वंश है वो प्रतिहार है। ठीक है, तो जब सुलेमान जो है ये जब भारत में पहुंचेगा तो ये किसके दरबार में पहुंचेगा? ये पहुंचेगा प्रतिहारों के। और प्रतिहार का जो शासक था जब सुलेमान भारत पहुंचा तो कौन था? मिहिर भोज। यानी कि मिहिर भोज के दरबार में कौन पहुंचेगा? सुलेमान। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो सुलेमान किसके दरबार में आता है? मिहिर भोज के। तो आपसे ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं कि सुलेमान जो था, पहले तो ये पूछा था ये किस देश का था, तो आपने कहना है अरब का था। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा गया है कि ये किसके दरबार में आया, तो इसका जो उत्तर है वो है मिहिर भोज। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। अब हम आगे देखेंगे। अब मिहिर भोज के बाद देखते हैं राजा यशपाल प्रतिहार। ठीक है, यानी कि राजा यशपाल, और ये आखिरी है। ठीक है, प्रतिहारों के जो शासक आए थे ये आखिरी हैं। तो लिखा है, देखिए, ये आखिरी शासक थे इस प्रतिहार जो वंश है उसके, और इन्होंने जो शासन किया है वो 1027 से लेके 1036 तक किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए देखिए इतिहास का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए। इतिहास को क्या मैं कह सकता हूँ कि एक ही समय पर अलग अलग घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं। अगर मैं कह रहा हूं कि यशपाल जो है ये आखिरी शासक है, और जो समय बता रहा हूं आपको 1027 से लेके 1036, इसी के साथ एक घटना और भी हो रही है जिसने भारत के इतिहास को हिलाया, उसकी जो जड़ होती है वो हिलाया। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं कर रहा हूं बात महमूद गजनी की। आपने सुना होगा कि भारत में 17 बार आक्रमण करने वाला जो मुस्लिम शासक था वो कौन था? महमूद गजनी। राइट, और जिसने सोमनाथ का जो मंदिर है उसको लूटा है, किसने? महमूद गजनी। तो महमूद गजनी के बारे में याद रखिएगा कि वो गद्दी पे बैठ गया है 998 से लेके कब तक बैठेगा वो? 1030 तक, यानी कि 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो गद्दी पे बैठता है, कोई कहता है वो 21 साल का है, कोई कहता है 27 साल का है, इस तरह से। तो देखिए, इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि महमूद गजनी कब पैदा हुआ, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो शासन में कब आया। तो ये वर्ष जो मैंने लिखा आपको 998 से लेके 1030, ये बात आपने याद रखनी है। और क्यों? क्योंकि अगर आप देखोगे ये जब ये और ये समय जो हमारा प्रतिहार का जो मैं आखिरी शासक बता रहा हूं वो इसी के आसपास आपको दिख रहा है, एक साथ ये दिख रहा है। राइट, कहने का मेरा ये मतलब है कि जो ये महमूद गजनी है, इसकी वजह से ही जो प्रतिहार है, प्रतिहार वंश है, वो खत्म होता है। ठीक है, और यहां पर जैसे मोहम्मद गजनी लिखा है, ये मोहम्मद नहीं है, ये महमूद है। ठीक है, मोहम्मद नहीं है। मोहम्मद हम गौरी के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो आपने अच्छी तरह याद रखना है। अगर मैं तुलना करूं दोनों की, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो गौरी और गजनी में कंफ्यूज हो जाते हैं, और मैंने तो ये भी देखा है मेरे अनुभव से कि वो एक ही समझते हैं, ये एक ही है। नहीं, ठीक है, इसका हम जो कंफ्यूजन है वो यहीं पर क्लियर कर देते हैं। देखिए, मोहम्मद कभी भी इस्तेमाल नहीं होता गजनी के लिए, ये मिसप्रिंट है। यहां पर महमूद है, महमूद गजनी, महमूद गजनी। ठीक है, और गौरी के लिए इस्तेमाल होता है मोहम्मद गौरी।
मोहम्मद गौरी। अब देखिए तुलना करिए, मैंने कहा जो गजनी साहब हैं यानी कि जो महमूद गजनी है वो 998 से लेके 1030 तक गद्दी पे बैठे, 1030 में इनकी मृत्यु हो जाती है। वहीं पर मैं अगर बात करूं आपकी मोहम्मद गौरी की, तो वो अगर आपको तराइन का युद्ध याद है जो 91 और 92 में चला है, 1191 और 1192, इसके बीच इस वर्ष में 1191 और 1192 में जो युद्ध हुए हैं, तराइन के युद्ध, वहां पर हमें कौन दिखता है? मोहम्मद गौरी। तो यहां पर आप फर्क देख सकते हैं, लगभग 150-200 सालों का फर्क है। यानी कि महमूद गजनी की मृत्यु के बाद लगभग 150-200 साल बाद आता है मोहम्मद गौरी। तो इसीलिए मुझे उम्मीद है अब आपको कभी भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। और एक बार और कहेंगे कि जो गजनी के लिए महमूद का इस्तेमाल करेंगे और गौरी के लिए मोहम्मद का, राइट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर आप देखिए प्रतिहार का जो वंश है या जो इनका साम्राज्य है, उसको खत्म करने का जो जिम्मेदारी है वो किसकी है? महमूद गजनी की, क्योंकि इसने आक्रमण किया था भारत में और ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से ही भारत में घुसा था। क्यों? क्योंकि उसमें दर्रे होते थे, जैसे खैबर दर्रा है, इस तरह से है ना दर्रे। तो जो नेचुरल फॉर्म के दर्रे हैं वहां से ये लोग घुस जाते थे, ठीक है, क्योंकि उस समय फ्लाइट्स तो चलती नहीं थी, राइट, और शिप्स भी इनके इतने मजबूत शिप्स नहीं होते थे, ठीक है, और होते भी थे तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि ओपन शिप, माफ कीजिएगा, ओपन सी जो होती है उसमें वो नहीं जा सकते थे, इतने सक्षम नहीं थे, इसीलिए पैदल रास्ता अपनाते थे और जो हमारे एक प्राकृतिक तौर पे जो दर्रे होते हैं वहां से घुसते थे, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए जब प्रतिहारों का पूरा विघटन हो जाता है और जो उनकी राजधानी हुआ करती थी कन्नौज, उसको अब उस पर कब्जा कौन कर लेगा? गहडवाल्स। अब देखिए गहडवाल्स मैंने अभी बताया था आपको, इनको आप वर्तमान में राठौर कहते हैं, जो एक राजपूतों में ही आते हैं। और जो गहडवाल है उनके बारे में मैंने अभी बताया था। गहडवाल का एक सबसे बढ़िया उदाहरण है आपका राजा जयचंद, जो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान से चिढ़ते थे, क्योंकि उनकी जो बेटी थी, राजा जयचंद की बेटी संयोगिता, वो कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान के साथ भाग गई थी। और ये हमें पता चलता है किससे? पृथ्वीराज रासो जो लिखी थी किसने? चंद्र बरदाई ने। ये बात आपने याद रखनी। तो यहां पर हम देखेंगे गहडवाल, यानी कि जब कन्नौज पे प्रतिहारों का कब्जा छूटा तो कन्नौज पे कब्जा किसने कर लिया है? गहडवालों ने, यानी कि राठौर ने। अब हम देखेंगे चंद्रदेव, ये कहीं ना कहीं किस वंश के हैं? राठौर वंश के, ठीक है, राठौर मतलब गहडवाल। और ये कहीं ना कहीं गोपाल को हराते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं गहडवाल डायनेस्टी को स्थापित करते हैं कहाँ? कन्नौज में, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि यशपाल के बाद भी एक आए होंगे गोपाल, जिन्होंने इतिहास में इतना अच्छा काम नहीं किया होगा। और वहां पर हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि जो चंद्रदेव हैं, जो एक राठौर वंश से ताल्लुक रखते हैं, ये स्थापना कर देते हैं कन्नौज वाले क्षेत्र में किसकी? राठौर वंश की, यानी कि गहडवाल की, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपको डायरेक्ट दिख रहा होगा कि पृथ्वीराज चौहान, देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ठीक है, याद रखिएगा, जैसे यहां पर ऐसा बहुत जगह आपको मिलेगा, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। आप देखिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय बोलो या जो पृथ्वीराज चौहान है, जो काफी प्रसिद्ध है, जिन पे काफी मूवीज भी बन चुकी हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। जो पृथ्वीराज प्रथम थे या पृथ्वीराज चौहान द्वितीय थे, वो उतना इतिहास में उतना नाम नहीं कर पाए हैं जितना पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किया है। और मुख्यतः हम इनको पृथ्वीराज चौहान कहते हैं केवल, ठीक है। परंतु असल में अगर इतिहास में अगर हम पढ़ते हैं, क्योंकि इतिहास में श्रृंखला होती है, तो आपने जब भी मीन्स राइटिंग करनी है तो वहां पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय लिखना है, ठीक, तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। और जो मूवीज हैं जिसमें अक्षय कुमार ने जो रोल प्ले किया है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का किया है। तो ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर मैं तराइन के युद्ध की बात करूं, तराइन के 2 युद्ध हुए थे, ठीक है। एक तराइन का युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 में, जिसमें आप जानते ही हैं कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं उन्होंने सबसे बड़ी मूर्खता करी, कहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहासकार कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने जो तराइन का पहला युद्ध था उसमें वो जीत चुके थे, ठीक है, वो जीत चुके थे। वो चाहते तो जो मोहम्मद गौरी है
उसको वो वहीं पर मार सकते थे। मोहम्मद गौरी ने दया की भीख मांगी और पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया। और अब जानते ही हैं, अगले वर्ष 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध होता है, जिसमें जो मोहम्मद गौरी है उसने 1 साल के भीतर ये देखा उससे कहाँ कमी हुई, उसने उस कमी पे काम किया और दोबारा से युद्ध किया जब अगले वर्ष यानी कि 1192 में, तो उसने अच्छी तरह से पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। और सोचिए वहीं से हमें क्या दिखता है कि पृथ्वीराज चौहान जी ने, जब पृथ्वीराज चौहान जी हारे और जब मोहम्मद गौरी भारत आया, तो वहां से आपको दिखता है भारत में एक इस्लाम धर्म स्थापित होता है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी का जो गुलाम है, ठीक है, वैसे तो बहुत गुलाम थे, अगर एक गुलाम का नाम लूं मैं, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो एक गुलाम वंश की स्थापना करता है, ठीक है, जिसे हम ममलूक वंश भी कहते हैं दिल्ली में, जिसे दिल्ली सल्तनत आप कहते हैं, उसमें सबसे पहला वंश कौन सा था? गुलाम वंश, उसकी स्थापना करता है और वहीं से आपका दिल्ली पे कब्जा होता है इस्लाम वर्ग का। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर पृथ्वीराज चौहान जी अगर पहले तराइन के युद्धों से मार देते तो एक इस्लाम का उदय नहीं होता भारत में। राइट, ये इतिहासकारों का एक मत है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि पृथ्वीराज चौहान जी को हरा दिया गया है और 2 वर्ष बाद जो जयचंद है, जयचंद कौन है? पृथ्वीराज चौहान के ससुर। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो जयचंद क्या करते हैं, जब तराइन का युद्ध चल रहा था तब उन्होंने कोई भी मदद नहीं करी पृथ्वीराज चौहान की। अगर कर देते जयचंद, तो कहीं ना कहीं जो मोहम्मद गौरी है उसकी हिम्मत नहीं होती कि वो युद्ध जीत पाता, परंतु आपसी रंजिश का फायदा देखे गहडवाल यानी कि जयचंद्र भी राजपूत, पृथ्वीराज चौहान भी राजपूत, एक तरफ राठौर एक तरफ चौहान, आपस में विवाद के कारण क्या हुआ कि एक इस्लाम वर्ग का व्यक्ति ने इसका फायदा उठाया। परंतु बाद में देखिए 2 वर्ष पश्चात यानी कि तराइन का जो युद्ध था दूसरा वाला जो 1192 में था, उसके 2 वर्ष बाद एक चंदेरी का भी युद्ध हुआ या चंदेर का युद्ध हुआ, जो हुआ जयचंद बनाम मोहम्मद गौरी के मध्य, जहां पर जयचंद को हरा दिया गया। किसके द्वारा? मोहम्मद गौरी के द्वारा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आगे देखते हैं राव सियाजी। पहले ये पिक्चर देखिए, पिक्चर में आपको दिख रहे हैं राज बब्बर साहब। मैं इसलिए लाऊं क्योंकि बीच में आपने एक मूवी देखी होगी, पद्मावत करके मूवी आई थी, जिसमें जो राज बब्बर साहब हैं ये आपको दिख रहा होंगे, इन्होंने जलालुद्दीन का किरदार निभाया था और इनके जो दामाद हैं और जो भतीजे हैं, जो रणवीर सिंह ने जो किरदार निभाया था, जो कि एक अलाउद्दीन खलजी का किरदार निभाया था, तो वो हमने थोड़ा समझना है। पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन की। अभी देखिए क्या कहां से जलालुद्दीन आ जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे राव सियाजी, ये जयचंद्र के पोते हैं। ठीक है, राव सियाजी, और वो कहीं ना कहीं मारवाड़ की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि मैंने अभी बताया आपको जयचंद को हरा दिया है मोहम्मद गौरी ने, और इसीलिए वो कन्नौज छोड़ के थोड़ा नीचे दक्षिण की तरफ आ जाते हैं, मारवाड़ की तरफ। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ की तरफ क्यों आते हैं? एक कहीं ना कहीं एक तीर्थ यात्रा के दौरान। ठीक है, और राव सियाजी फिर मारवाड़ में बस जाते हैं और वहां पर इनके जो पुत्र हैं राव आस्थान, ठीक है, राव आस्थान किसके पुत्र हैं? राव सियाजी के। ठीक है, और ये किस वंश के हैं? ये हैं आपके गहडवाल वंश के। ठीक है, तो जो राव आस्थान है वो कहीं ना कहीं पाली पे कब्जा करते हैं और कहीं ना कहीं खेड़ पे कब्जा करते हैं। खेड़ कहाँ है? ये पश्चिमी भाग है मारवाड़ का। ठीक है, पश्चिमी भाग, वहां पर हम देखेंगे। पर यहाँ पर जो राव आस्थान है इनका युद्ध होगा किससे? जलालुद्दीन खिलजी से, और जलालुद्दीन खिलजी क्या करेंगे? इनको कहीं ना कहीं मार गिराएंगे। ठीक है, तो ये जो राव आस्थान है इनको कौन मारता है? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, दिल्ली के हैं, ये बात आपने याद रखनी। अब आगे देखेंगे जो राव चंदा है या चुंदरजी है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं शियाजी के 10वें मतलब शासक हैं। ठीक है, जो ये शियाजी कौन है? शियाजी ये है। ठीक है, शियाजी यानी कि एक तरह से जो गहडवाल हैं, गहडवाल के वंशज हैं, यानी कि आगे का वंशज चल रहा है। ये कहीं ना कहीं जैसे अभी आपने देखा था कि कब्जा हो गया था जलालुद्दीन खलजी, यानी कि जो इस्लाम वर्ग है उसने कब्जा कर लिया था किस पे? मारवाड़ पे भी। परंतु हमें दिखता है आगे चल के एक राव चंदा जी आते हैं, वो क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं मारवाड़ पे जो कब्जा हुआ था इस्लाम वर्ग का, उसको हटा देते हैं और दोबारा से कब्जा स्थापित कर लेते हैं। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अब देखिए यहां पर एक बात आपने अच्छी तरह समझनी है कि हमने यहां से ये देखा कि जो
गहडवाल हैं वो ही राठौर हैं, ठीक है। और हमने देखा जयचंद जो हैं, जो कहीं ना कहीं जो है उनका चौहान से संबंध है। चौहान मतलब मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वीराज चौहान, और मैं अगर बात करूं जयचंद की तो जयचंद हो गए राठौर। तो चौहान और राठौर में क्या था, आपस में संबंध था, क्या था, ससुर और दामाद का। यानी कि जो राठौर है वो ससुर है और जो चौहान है वो दामाद है, ठीक है। तो इस तरह से एक संबंध था, परंतु आपसी एक स्वाभिमान की वजह से कहीं ना कहीं हमें दिखता है जो तीसरा वर्ग है, जो एक इस्लाम वर्ग था, जैसे मोहम्मद गौरी का आपको वास्तविक नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। मैं लिख देता हूं, मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम। ये नाम किसका है, मोहम्मद गौरी का। जो वास्तविक नाम था वो था मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम, ठीक है। ये बात याद रखना। तो यहाँ पर जो मोहम्मद गौरी है इसका फायदा उठाते हैं। तो तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार गिराते हैं, और उनको जो पृथ्वीराज चौहान को तराइन के युद्ध के बाद क्या हुआ है उसके लिए भी दो कहानियां हैं, जो हम आने वाली क्लासेस में देखने वाले हैं। क्या कहानियां हैं वो, और जो 2 वर्ष बाद यानी कि 1194 में जो ससुर हैं उनके, यानी कि जयचंद्र यानी कि राठौर वंश को भी कहीं ना कहीं हरा देते हैं। कौन, मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो देखिए, जो भी आज मैंने आपको स्टोरी बताई है ये आपको याद रखनी है, क्योंकि हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द स्टोरी। स्टोरी अपने माइंड में क्लियर रखनी है, जिससे कि जितने भी आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको ईजी रहेंगे, राइट। तो देखिए, आइए अब बात करते हैं गोयला क्लासेस आपको क्या ऑफर कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आरएस का जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, ठीक है, वो आपको ऑफर किया जा रहा है मात्र 2999 में। और ये याद रखिएगा, ये प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है, ठीक है। और इसमें सारा का सारा आपका जो प्रीलिम्स का जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। और यहाँ पर आप देखिए टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल है, जो मात्र 1999 की पड़ेगी। जितना भी आपका प्री में जिस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उनको अगर लगता है कि इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब आपको आपकी टेस्ट सीरीज में मिलेंगे, राइट। और टेस्ट सीरीज आपके लिए सच में बहुत बेहतर साबित होगी, राइट, आपके एग्जाम के लिए। आगे देखिए, यहाँ पर आपको एक बंडल कोर्स भी ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आपको प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, और आपको जो स्टडी मटेरियल है वो भी दिया जाएगा, राइट। यानी कि जितना भी पैकेज आपको ऑफर किया जा रहा है इसके लिए, वो एक विंडो में आपको मिलेगा, दैट इज बंडल। और यहाँ पर आप देखेंगे ये मात्र आपको 3999 का पड़ेगा। बट यहीं पर ये एंड नहीं होता। यहाँ पर जो फर्स्ट 50 हैं उनको 50% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी कि 3999 का अगर 50% आप निकालते हैं तो कितना आता है, 1999 में आपको बंडल मिल जाएगा। बट कंडीशन एक ही है, फर्स्ट 50 को, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपने, और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, और फटाफट इसे ज्वाइन कर लेना है, राइट। और यहाँ पर आप देखिए, ये कुछ हमारे अचीवमेंट्स हैं। ये महक सोइन मैम है, जिनका आज ये एक IPS अधिकारी है। गोयला क्लासेस से इन्होंने कोचिंग करी थी, और आप देखिए रिजल्ट का है। और भी गोयला क्लासेस के रिजल्ट आप देख सकते हैं। ये मयंक मुडगल जी हैं, ये आकृति सेठी मैम है, जो IPS में सेलेक्ट हो चुके हैं, और ये भी आप देख पा रहे होंगे सारे के सारे। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह से जो भी कंटेंट हम बनाते हैं रिलेटेड टू योर एग्जाम, वो अपलोड कर दिया जाता है। तो इस टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन करना है, और जो लोग आपके नोन हैं उनको भी ये शेयर करना है, राइट, जिससे कि उनकी तैयारी भी बेहतर हो पाए। और यहाँ पर आप देख लोगे प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन भी है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो यहीं से मैं अपना लेक्चर एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद।